Hello and welcome to my YouTube channel. This is Shreyas Badiye with lecture number 68 from Modern Indian History series, and in this lecture we will study important Governor Generals of Bengal. Be miserable or motivate yourself. Whatever has to be done, it's always your choice. Beautifully said. If you have any doubt, you can ask me on Instagram. This is my Instagram ID, this is my Facebook page, this is my Telegram channel and this is my YouTube channel. मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आज जो हम टॉपिक स्टडी करने वाले हैं जो है गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स को स्टडी करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ज्यादा एंडिंग के लेक्चर शुरू है अभी हमारे हिस्ट्री के, और हमने पूरी हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया। अभी ये जो चीजें कुछ गवर्नर जनरल, ये फैक्चुअल चीजें अभी हम पढ़ रहे हैं। तो आपको ये बता दूं कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गए या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गए या वाइसरॉय ऑफ इंडिया हो गए, इन टॉपिक से प्री में काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं। तो इनके वीडियो लेक्चर्स मिस मत कीजिए। और आपको ये भी बता दूं कि मैंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया और वाइसरॉय, इनके अलग अलग वीडियो लेक्चर्स बनाए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। और आज ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का भी लेक्चर अपलोड होने वाला है। बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे, और ये जितने भी यहाँ आपको फैक्ट्स मिलेंगे वो सब आप अच्छे से स्टडी कीजिएगा। और आपको ये भी बता दूं कि यहाँ जितनी भी चीजें आज आपको मिलने वाली है वो हमारे पहले के लेक्चर्स में हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ऐसी चीजें आपको काफी सारी दिखने वाली है। अब हम देख लेते हैं कि मेक एमसीक्यू चैलेंज जो था मेरा, उसको इस बार किसने कंप्लीट किया। उन लोगों के नाम है पूजा भारद्वाज जी, विनीता बिस्वास जी, स्नेहल पिपरेवार जी और साक्षी द्विवेदी जी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें एमसीक्यूज पोस्ट किए, और आपने जो हमें एमसीक्यूज भेजे उन्हें हम इस लेक्चर के एंड में डिस्कस करेंगे और सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये जो टॉपिक है गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल, यहां जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि गवर्नर्स ऑफ बंगाल हमें बैकग्राउंड में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, गवर्नर्स ऑफ बंगाल और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है, इसमें थोड़ा फर्क है। क्योंकि गवर्नर जनरल जब हो जाते हैं बंगाल में, दो दो जो प्रोविंसेस थे, जैसे कि आपको पता है बॉम्बे और मद्रास, ये सबऑर्डिनेट हो जाते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल के। अदरवाइज जितने भी प्रोविंस है वहां एक एक गवर्नर थे पहले। तो ये पहले की सिचुएशन है, गवर्नर जनरल आने के पहले की। गवर्नर हम देखते हैं सबसे पहले बंगाल के लोग। तो ये जब हम स्टडी करते हैं तो सबसे पहला जो नाम आता है इंपॉर्टेंट गवर्नर ऑफ बंगाल, वो होते हैं रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो कि गवर्नर रहे बंगाल के 1757 से 1760 तक। बीच का जो टाइम था तब वो नहीं थे, तब बने। फिर वो आते हैं 65 में और 67 तक वो फिर से गवर्नर ऑफ बंगाल बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि इनके वक्त बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया था 1757 में। जो लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ प्लासी की, वो रॉबर्ट क्लाइव के वक्त ही लड़ी गई थी। आपको क्लाइव देखने मिल रहे हैं। बैटल ऑफ प्लासी हम देख चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो बैटल ऑफ प्लासी का लेक्चर देख ले। मैंने मॉडर्न हिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट का आपको लिंक भेजा है, वो लिंक में जाए, आपको प्लेलिस्ट में बैटल ऑफ प्लासी का वीडियो मिल जाएगा, उसे देख ले, आपको पूरा सीन क्लियर हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव को कॉन्करर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि देखिए इंडिया को कॉन्कर करने का जो कार्य शुरू किया था, प्रोसेस शुरू की थी ब्रिटिश ने, वो यही से की थी, बैटल ऑफ प्लासी से। बैटल ऑफ प्लासी से इंडिया को कॉन्कर करने की शुरुआत की जाती है। आपको पता है कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद बंगाल के जो रेवेन्यू राइट्स थे वो ब्रिटिश को मिल गए, दीवानी अधिकार ब्रिटिश को मिल गए थे, 24 परगना और एंड ऑल। ये सब चीजें हम ऑलरेडी बैटल ऑफ प्लासी में पढ़ चुके हैं। यहाँ मैं आपको ज्यादा डिटेल में ये सब चीजें नहीं बताने वाला। फिलहाल हमारा ये इशू है कि हमको ये देखना है कि ये जब इवेंट्स हुए तब गवर्नर जनरल कौन कौन हुआ करते थे। कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ तो कौन गवर्नर जनरल थे, तो आपको पता होना चाहिए रॉबर्ट क्लाइव। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि आपको लिखने की भी जरूरत पड़ सकती है, कभी कभी आंसर राइटिंग कर रहे हैं मेंस में, तो बैटल ऑफ प्लासी जब हुआ था तब रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर हुआ करते थे बंगाल के। तो गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर। ओके, तो ये सब चीजें। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि उन्होंने डुअल गवर्नमेंट जो है उसको एस्टैब्लिश किया था इन बंगाल। डुअल गवर्नमेंट क्या होता है ये आपको पता है, मैं ऑलरेडी आपके साथ वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा डुअल गवर्नमेंट के, यहाँ पे लिंक आई है, ये लिंक पे क्लिक करे और डुअल गवर्नमेंट का वीडियो देख ले और समझ ले डुअल गवर्नमेंट क्या है। डुअल गवर्नमेंट लाने वाले जो इंसान थे, दोहरी जो सरकार थी उसको लाने वाले जो इंसान थे बंगाल में, वो रॉबर्ट क्लाइव ही थे। 1765 से 1772 तक ये डुअल गवर्नमेंट चला बंगाल में, और उसको लाने वाले इंसान रॉबर्ट क्लाइव।
उसके बाद जो हमें गवर्नर स्टडी करने बंगाल के, उनका नाम है वैनिस्टार्ट। वैनिस्टार्ट जो है वो 1760 से 1765 तक गवर्नर रहे बंगाल के। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि बीच का जो टाइम है, यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव नहीं थे, तब आते हैं वैनिस्टार्ट और ये बनते हैं, फिर वैनिस्टार्ट जाते हैं और फिर से आते हैं फिर रॉबर्ट क्लाइव, और ये गवर्नर बनते हैं बंगाल के 65 से 67 तक। सो वैनिस्टार्ट जो थे, इनके इनको हमें इसीलिए इनका नाम सुनना पड़ रहा है क्योंकि इनके वक्त बैटल ऑफ बक्सर लड़ा गया था 1764 में। बैटल ऑफ बक्सर आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है। सो बैटल ऑफ बक्सर भी हमने अच्छे से स्टडी किया हुआ है। जिन्होंने नहीं देखा वो फिर से वो जो मेरा वीडियो है, मेरे जो हिस्ट्री का प्लेलिस्ट है उसमें जाए और बैटल ऑफ बक्सर को देख ले। सो बैटल ऑफ बक्सर लड़ा गया था, आपको पता है 1764 में किस किस के खिलाफ लड़ा गया था। तो आपको पता है मुगल फोर्सेस में देखते दो प्रिंसली स्टेट इसमें शामिल थे। एक तरफ मीर कासिम थे, नवाब ऑफ बंगाल थे जो, और आप देख रहे हैं कि मुगल किंग शाह आलम टू भी इसमें शामिल थे बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिश के खिलाफ। एक और थे जिनका नाम था शुजाउद्दौला। सो ये सब जो है, जो कि नवाब हुआ करते थे अवध के, ये सब हमने देखा था। तो बैटल ऑफ बक्सर इन तीनों के खिलाफ ब्रिटिश थे और इन सब में लड़ा गया था। तो यहाँ बैटल ऑफ बक्सर जब लड़ा गया था तो वैनिस्टार्ट जो थे ये गवर्नर हुआ करते थे बंगाल के। उसके बाद अगले जो हमें गवर्नर पढ़ने जो इंपॉर्टेंट है वो है कार्टियर। कार्टियर जो है ये 1769 से 72 तक गवर्नर रहे बंगाल के। बट इनका महत्व क्या है, क्यों इनका नाम यहाँ पे आया, क्योंकि इनके वक्त बंगाल में फेमाइन आया था 1770 में। फेमाइन का मीनिंग होता है सूखा पड़ना, लोगों को खाना ना मिलना और लोगों की स्टारवेशन के कारण, भूख भूख के कारण मौत हो जाना, इसको कहा जाता है फेमाइन। सो बंगाल फेमाइन हुआ था 1770 में। इसका मेन रीजन माना जाता है फेलियर ऑफ मॉनसून। मॉनसून फेलियर हुआ था जिसके कारण क्रॉप्स ग्रो नहीं हो पाए और खाने को कुछ रहा नहीं। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ड्रॉट आ गया था, सूखा पड़ गया था, और ये फेमाइन का रीजन बनता है। बट मेनली ब्रिटिश इसीलिए रेस्पॉन्सिबल थे क्योंकि ये सब जब सिचुएशन चल रही थी तो ब्रिटिश ने इसको बहुत नजरअंदाज किया था। ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो थे उन्होंने इसको बहुत ज्यादा इग्नोर किया था इस सिचुएशन को। तो ये सब चीजों के कारण अब यहाँ पे गवर्नर थे कार्टियर, तो ये भी रेस्पॉन्सिबल माने जाते हैं एक तरह से इन चीजों के लिए। सो ये थे गवर्नर्स। गवर्नर्स में हमको 3 गवर्नर याद रखना जरूरी है बंगाल के, वो है रॉबर्ट क्लाइव, दूसरे वैनिस्टार्ट और तीसरे कार्टियर। तो इन तीनों का भी हमने स्टडी किया। अब हम जाने वाले मेन टॉपिक पे जो है गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल। अब हम गवर्नर जनरल्स के नाम देखने वाले हैं, कुछ गवर्नर जनरल जो रहने वाले हैं बंगाल के उनके। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है जिन्हें हमें पढ़ना है, अब गवर्नर जनरल ये पोस्ट बन चुकी थी, तो अब मैं आपको ये बता दूं, जब गवर्नर जनरल ये पोस्ट बना दी तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे उनके अंडर 2 लोगों को सबऑर्डिनेट कर दिया, 2 गवर्नर्स को। एक थे बॉम्बे के गवर्नर और दूसरे थे मद्रास के गवर्नर। ये सब चीजें तो आपको पॉलिटी में मैं पढ़ा ही चुका हूँ। सो ये दोनों इसके सबऑर्डिनेट हो गए बंगाल के। सो ये यहाँ पे गवर्नर रहने लगे और इनके ऊपर जो हेड आके बढ़ गए वो थे गवर्नर जनरल। मेनली जो पूरा डिसीजन लेगा इंडिया के लिए, जितना ब्रिटिश इंडिया है ब्रिटिश के कब्जे में, वो लेगा गवर्नर जनरल। सो ये सब हुआ था यहाँ पे। सो ये डिफरेंस होता है गवर्नर और गवर्नर जनरल में। तो ये गवर्नर जनरल है जो कि अभी बहुत बड़ी पोस्ट है। सो इन्हें हमें अच्छे से स्टडी करना है। तो जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स बनते हैं 1772 से 1785 तक गवर्नर जनरल। सो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल माने जाते हैं। गवर्नर जनरल जो है ये रेगुलेटिंग एक्ट जो है इसके थ्रू ये पोस्ट बनाई गई थी, आपको मैं बता चुका हूँ। इंडियन पॉलिटी के जो लोगों ने लेक्चर्स नहीं देखे वो उन्हें देख ले। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मेरे इंडियन पॉलिटी के प्लेलिस्ट में जाए, वहां पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपको मिल जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। उसमें आपको ये भी मिल जाएगा थ्रू रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। ये एक प्रोविजन था। उसके साथ साथ जो डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि लाया था रॉबर्ट क्लाइव ने, उसको 1772 में खत्म कर देते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। सो वॉरेन हेस्टिंग्स का आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो, इन्होंने उस डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को खत्म कर दिया। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट जो है कैलकाटा में बनाया गया था ड्यूरिंग वॉरेन हेस्टिंग्स। रोहिला वॉर हुआ था 1774 में। मैं रोहिला वॉर जो है, ये देखिए एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है रोहिला वॉर, इस पे क्वेश्चन नहीं आते। बट मैं आपको ये बता दूं, ये जो रोहिला वॉर था, रोहिला वॉर जो शुजाउद्दौला थे जो नवाब हुआ करते थे अवध के, वो लड़े थे इस वॉर में अगेंस्ट रोहिलाज। रोहिलाज जो है ये अफगान लोग थे जो सेटल हो गए थे रोहिलखंड नाम की जगह पे। तो जो रोहिलखंड पे सेटल हुए थे उनको रोहिलाज कहा जाता है। इनके खिलाफ कैंपेनिंग चलाई थी किसने, तो शुजाउद्दौला ने, जो नवाब थे अवध के उन्होंने। और जो नवाब थे उनको सपोर्ट किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो ये रोहिला वॉर जो था ये हेस्टिंग ने इसको सपोर्ट किया था किसके तरफ से, शुजाउद्दौला की तरफ से अगेंस्ट रोहिलाज। ये एक रोहिला वॉर, ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट बनता है। इनके वक्त जो
हुआ था वॉरेन हेस्टिंग के वक्त। उसके साथ साथ हम फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर पढ़ चुके हैं जो 1775 से 82 तक हम पढ़े थे, और हमने ट्रीटी ऑफ सालबाई भी देखा था, उसमें एक ट्रीटी हुई थी 1782 में, ये दोनों भी वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे ही हुआ था, तो अच्छे से याद रखिएगा। उसके साथ साथ सेकेंड मैसूर वॉर जो लड़ा गया था 1780 से 84 के बीच में, वो भी वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे ही लड़ा गया था। सेकेंड मैसूर वॉर जो है, जो हैदर अली के खिलाफ और फिर एंडिंग में टिप्पू सुल्तान के खिलाफ ब्रिटिश ने लड़ा था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने लड़ा था। सो यही है वॉरेन हेस्टिंग के वक्त जो हुआ था। उसके बाद फर्स्ट जो इंग्लिश ट्रांसलेशन था भगवत गीता का, जो किया था चार्ल्स विल्किंस ने, वो इन्हीं के वक्त किया गया था, वॉरेन हेस्टिंग के ही पीरियड में किया गया था। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ था भगवत गीता का, पहली बार भगवत गीता को ट्रांसलेट किया गया था इन इंग्लिश, ये चीज हुई। उसके साथ साथ एक और एक्ट, यहाँ पे 1773 का एक्ट तो आया था, ये हमने देखा। एक और एक्ट आया था जिसको कहा जाता है पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि 1784 में आया था, वो भी वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे आया था। वॉरेन हेस्टिंग जो थे, इन्हीं के टाइम पे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाया गया था इन 1784। सो ये जो एशियाटिक सोसाइटी बनाई गई थी 1784 में, वो किसने बनाई थी? तो भाई सिविल सर्वेंट थे विलियम जॉन्स, उन्हीं ने बनाई थी, और ये बनाई गई थी वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे। सो ये वॉरेन हेस्टिंग का महत्व है बहुत बड़ा, तो वॉरेन हेस्टिंग के लिए इतनी चीजें याद रखिएगा, इनके ऊपर क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा है। अभी भी बता रहा हूँ, वॉरेन हेस्टिंग्स पे क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा है। उसके बाद एक और जो इंपॉर्टेंट बनते हैं, जिनके ऊपर फिर से क्वेश्चन आना बहुत ज्यादा चांस है, वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस रहे 1786 से 1793 तक, आप उनकी यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे, इनके वक्त एपेलेट कोर्ट्स बनाए गए, लोअर ग्रेड कोर्ट्स बनाए गए। ऑलरेडी मैं आपको जो मेरा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ जुडिशियरी, उसमें हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि इस ये जो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, उनके वक्त ये जो कोर्ट्स बनाए गए थे, वो तो इनके वक्त एपेलेट कोर्ट, जिसमें आप अपील कर सकते हैं, ऐसे कोर्ट्स बनाए गए थे नॉर्मली कोर्ट से। सो ये एक और हमको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया था एक फैसिलिटी कि हम अपील भी कर सकते हैं, और छोटे छोटे कोर्ट्स भी बनाए गए थे, सिर्फ एक बड़ा कोर्ट नहीं, तो बहुत सारे कोर्ट बनाए गए थे। उसके साथ साथ इनके वक्त संस्कृत कॉलेज बनाया गया था वाराणसी में इन द ईयर 1791। तो संस्कृत कॉलेज वाराणसी में जो बनाया था, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे 1791 में बनाया गया था। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि परमानेंट सेटलमेंट जो है वो इन्होंने लाया था। जैसे कि आपको पता है जमींदारी, परमानेंट सेटलमेंट जो है ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। हमारा जो स्टडी हुआ था वो लैंड रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, इसमें हमने परमानेंट सेटलमेंट को स्टडी किया था। पहले जो जमींदारी थी उसके जो जितनी भी चीजें वो फिक्स नहीं थी, बाद में इन्होंने पूरा फिक्स कर दिया उसको, और उसको परमानेंट सेटलमेंट कहा जाता है। ये चीजें भी हमने पढ़ी थी। उसके साथ साथ सिविल सर्विसेज लाने वाले व्यक्ति कॉर्नवालिस ही थे। मैं यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ सिविल सर्विसेज लाने की चीजें बात कर रहा हूँ। तो सिविल सर्विस जो लाई थी, वो लाई थी कॉर्नवालिस ने। ये भी हम पढ़ चुके हैं डेवलपमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज में, तो ये सब चीजें हमारी पढ़ के हो चुकी है। थर्ड मैसूर वॉर जो है 1790 से 92 के बीच में, वो कॉर्नवालिस के टाइम पे लड़ा गया था, और ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम ये 1792 में इनके वक्त ही हुई थी, जो कि थर्ड मैसूर वॉर में हुई थी, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम बिटवीन टिप्पू सुल्तान एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस, या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब हम अगला देखते हैं, कॉर्नवालिस कोड जो आया था 1793 में। कॉर्नवालिस कोड जो था, उसके थ्रू कुछ जुडिशियल रिफॉर्म्स किए गए थे, जिसके थ्रू देखिए, पहले कलेक्टर के पास ही सब राइट्स हुआ करते थे, आपको पता है जुडिशियल राइट्स भी उसके पास पावर थे। तो ये सब पावर उनसे निकाल के अलग से अलग कर दिया था। एक आप देखोगे तो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल जुरिस्डिक्शन को तो ऐसा अलग अलग किया था। तो यहाँ पे एक चीज होती है जो आपको ये देखने मिलता है, तो इसमें जुडिशियल रिफॉर्म काफी सारे लाए गए थे कॉर्नवालिस कोड में, ये सब हम स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद जो परमानेंट सेटलमेंट है ऑफ बंगाल 1793, ये भी लाया था कॉर्नवालिस में। यहाँ पे मैं आपको ये बता ही चुका हूँ, तो ये थोड़ा सा रिपीट हो गया है, बट 1793 ये जो ईयर है ये याद रखेगा। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल लाया गया था 1793 बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसको जमींदारी कहा जाता है। सो ये सब चीजें अभी आपको पता चल चुकी है। ये एक और इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं, और इनके ऊपर क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा है। मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, अच्छे से याद रखिएगा इनको। उसके बाद जो हमें आगे स्टडी करने वो है सर जॉन शोर। वो है 1793 से 1798 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहे। इनका महत्व ये है कि इनके वक्त चार्टर एक्ट आया था 1793 का। 1793 में जो चार्टर एक्ट आया था वो जॉन शोर के वक्त ही आया था। और अगर हम देखते हैं तो
बैटल ऑफ खरदा यहाँ पे लड़ा गया था। तो बैटल ऑफ खरदा क्या है ये आपको बता दूं। तो बैटल ऑफ खरदा जो था ये लड़ा गया था बिटवीन निजाम एंड मराठा चीफ। तो मराठा लोगों के बीच में और निजाम के बीच में ये वॉर लड़ा गया था। हालांकि ये जो जॉन शोर थे इनके टाइम पे ये लड़ा तो गया था बैटल ऑफ खरदा, बट जॉन शोर ने यहाँ नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी दिखाई थी। हालांकि ये जो हमारे निजाम थे, निजाम ये ब्रिटिश के प्रोटेक्शन में थे उस टाइम पे, बट यहाँ पे ब्रिटिश ने इनके तरफ से सपोर्ट नहीं किया और ब्रिटिश ने किसी तरह का भी इंटरवेंशन नहीं दिखाया इस बैटल ऑफ खरदा में। सो बैटल ऑफ खरदा लड़ा गया था बिटवीन निजाम एंड मराठाज इन ईयर 1795 ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जॉन शोर। सो जॉन शोर उस टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करते थे। उसके बाद जो हम अगले पढ़ने वाले हैं जिन पे क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा है, उनमें से एक जिनका नाम है लॉर्ड वेलेस्ली। अब हम स्टडी करने वाले हैं लॉर्ड वेलेस्ली को। लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहे 1798 से 1805 तक। लॉर्ड वेलेस्ली का ये सबसे बड़ा महत्व यह है कि इनके टाइम पे सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम आया था 1798 में। ये मैं ऑलरेडी मेरे वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूँ। सब्सिडियरी अलायंस क्या होता है इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लेक्चर ले चुका हूँ। जिन्होंने नहीं देखा है वो मेरे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाए और सब्सिडियरी अलायंस क्या होता है देखिएगा। सब्सिडियरी अलायंस में आपकी जो फोर्सेस है, ब्रिटिश की जो फोर्सेस है वो आपके एरिया में तैनात की जाती है, किसी भी लोकल रूलर के एरिया में तैनात की जाती है, और वही लोकल रूलर जो होता है वो पूरे वो फोर्स का ख्याल रखता है, उनका मेंटेनेंस से लेकर हर खर्चा वो उठाता है, उसके बदले उसको सिर्फ प्रोटेक्शन मिलती है। तो सब्सिडियरी अलायंस ये सिस्टम था। तो मैं आपको 10-20 सेकंड में बता दिया क्या था। तो 1798 में सब्सिडियरी अलायंस आया था और फर्स्ट अलायंस जो साइन किया गया था वो निजाम ऑफ हैदराबाद के साथ साइन किया गया था। ये आप पिक्चर देख सकते हो लॉर्ड वेलेस्ली की, जिन्होंने पहला अलायंस साइन किया था विद निजाम ऑफ हैदराबाद। उसके साथ साथ लॉर्ड वेलेस्ली के वक्त ही फोर्थ मैसूर वॉर लड़ा गया था 1799 में। सेकेंड मराठा वॉर भी लड़ा गया था लॉर्ड वेलेस्ली के वक्त 1803 से 1805 में। फोर्थ मैसूर वॉर जो था इसमें जो टीपू सुल्तान थे इनको मार दिया गया था। ये भी आप स्टडी कर चुके ऑलरेडी, इसके ऊपर भी मेरा लेक्चर हो चुका है। सेकेंड मराठा वॉर के ऊपर भी मैं लेक्चर ले चुका हूँ। ट्रीटी ऑफ वसई जो है वही इसमें हुआ, ये भी हमने पढ़ा था। ट्रीटी ऑफ वसई जो हुआ था ये किसके साथ हुआ था ये भी आपको पता है। जो पेशवा थे, जो बाजीराव टू थे, उनके साथ हुआ था ट्रीटी ऑफ वसई, उनके और इस वेलेस्ली के या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था 1802 में, वो भी लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे हुआ था। मद्रास प्रेसिडेंसी का एस्टेब्लिशमेंट भी किया गया था ड्यूरिंग लॉर्ड वेलेस्ली, और फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया गया था कैलकाटा में ड्यूरिंग लॉर्ड वेलेस्ली। सो ये सब चीजें आपको वन लाइनर में पूछे जा सकती है, तो याद रखिएगा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फोर्ट विलियम कॉलेज एट कैलकाटा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली। सो ये सब लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में, इनके ऊपर भी काफी क्वेश्चन आते हैं, तो स्टार मार्क कर लीजिएगा। लॉर्ड वेलेस्ली के सामने, लॉर्ड कॉर्नवालिस के सामने, वैरन हेस्टिंग के सामने और रॉबर्ट क्लाइव के सामने, ये सब लोगों पे बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखिएगा लॉर्ड वेलेस्ली उनमें से एक है। सो अगले जो हम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पढ़ते हैं वो है सर जॉर्ज बारलॉ। सर जॉर्ज बारलॉ जो थे ये 1805 से 1807 तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इनके वक्त वेलोर म्यूटिनी हुई थी 1806 में। वेलोर म्यूटिनी क्या थी? तो वेलोर म्यूटिनी 10 जुलाई 1806 में हुई थी। ये पहला एक एग्जाम्पल था जो बहुत बड़े पैमाने में, बहुत लार्ज स्केल में एक वायलेंट म्यूटिनी हुई थी इंडियन सिपाहीज द्वारा। तो इंडियन सोल्जर्स द्वारा की गई थी ये वेलोर म्यूटिनी, जैसे कि 1857 में हुआ था उसी तरह का ये था। ईस्ट इंडिया के खिलाफ ये किया गया था। सो उसके बाद हम देखते हैं कि जब 1857 में रिवॉल्ट हुआ था तो उसके पहले वेलोर म्यूटिनी भी हुई थी 1806 में। तो ये हुई थी सर जॉर्ज बारलॉ के वक्त 1805 से 1807 के बीच। उसके बाद जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हमको स्टडी करने हैं वो है लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। लॉर्ड मिंटो फर्स्ट जो थे ये 1807 से 1813 तक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहे। इनके वक्त ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुआ था विद रंजीत सिंह 1809 में। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर क्या था हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। जब हमने एंग्लो सिख वॉर पढ़े थे उस टाइम पे हमने ट्रीटी ऑफ अमृतसर, एंग्लो सिख वॉर के पहले जो हुई थी वो हमने स्टडी की थी। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बाद ही सिख वॉर हुए थे। सो ये सब चीजें हमने स्टडी की थी। ये लॉर्ड मिंटो वन के वक्त हुआ था, फर्स्ट के वक्त हुआ था रंजीत सिंह के साथ ट्रीटी ऑफ अमृतसर। उसके साथ साथ इनके वक्त ही चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आया था लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के वक्त। तो चार्टर एक्ट 1813 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता है कि ये इन्हीं के वक्त आया था। इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं गवर्नर जनरल जो कि होते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स, 1813 से 1823 तक रहे।
सो लॉर्ड हेस्टिंग्स शुरू करने के पहले आपको ये बता दूं कि लॉर्ड हेस्टिंग्स और जो हमने पहले देखे थे जिनका नाम था वैरेन हेस्टिंग्स, ये दोनों अलग इंसान है। ये आप देख पा रहे हो, ये वैरेन हेस्टिंग्स और ये है लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे इसीलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ ये चीजें। सो आगे कभी भी इन दोनों के नाम आए तो कंफ्यूजन मत रखिएगा। लॉर्ड हेस्टिंग जो थे, इनके वक्त एंग्लो नेपाल वॉर हुआ था 1814 से 1816 में। हालांकि एंग्लो नेपाल वॉर पे क्वेश्चन नहीं आते, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए किसके वक्त हुआ था या फिर इनके क्या क्या इवेंट हुए थे। तो एंग्लो नेपाल वॉर लड़ा गया था 1814 से 1816 के बीच में, लॉर्ड हेस्टिंग्स के वक्त। और उसके साथ साथ ट्रीटी ऑफ सगौली जो है ये हुआ था 1816 में, यही वॉर। सो इस तरह से ये ट्रीटी के साथ खत्म हुआ था एंग्लो नेपाल वॉर। तो नेपाल और एंग्लो यानी ब्रिटिश के बीच में ये वॉर लड़ा गया था। उसके बाद जो अगला हमने स्टडी किया, अगला जो हमें इवेंट पता है वो है थर्ड मराठा वॉर। 1817 से 1819 के बीच में लड़ा गया था लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे। और जो मराठा कॉन्फेडरेसी थी ये यहाँ पे पूरी तरह हार जाता है। तो मराठा यहाँ पे हार गए थे थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में। और हम देखते हैं कि जो पेशवाशिप थी ये भी एबॉलिश कर दी गई थी ये वॉर खत्म होने के बाद। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक और महत्व का इवेंट है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, जिसके बाद पेशवाशिप भी एबॉलिश कर दी गई, मराठा का हार हुआ था, तो पेशवा का हार हो गया था। सो इस तरह से यहाँ चला था। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो थी उसका भी क्रिएशन हुआ था ड्यूरिंग लॉर्ड हेस्टिंग्स। सो अच्छे से याद रखिएगा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। अब यहाँ पे ब्रिटिश के पास आ जाता है बॉम्बे। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि मद्रास प्रेसिडेंसी जो था इसका एस्टेब्लिशमेंट लॉर्ड वेलेस्ली के वक्त हुआ था, उसी तरह लॉर्ड हेस्टिंग जो थे उनके वक्त बॉम्बे प्रेसिडेंस का क्रिएशन हुआ था। और उसके साथ साथ पिंडारी के साथ का जो इशू था 1817 से 1818 के बीच में जो हुआ था, सो जो पिंडारी लोग हुआ करते थे उनको उन पे अटैक किया था ब्रिटिश सोल्जर्स ने और उनको हरा दिया था यहाँ पे पिंडारिज को। तो ये आपको बताइए लॉर्ड हेस्टिंग्स के वक्त हुआ था। पिंडारिज जो थे इनका इशू मैंने आपको बताया था जब हम एंग्लो मराठा वॉर स्टडी कर रहे थे, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, उस टाइम पे मैंने आपको बताया था पिंडारिज। पिंडारिज कौन थे? सो ये लोग जो थे इनके खिलाफ ये लड़ा गया था। तो जिन लोगों ने नहीं देखे पहले वाले लेक्चर वो उन्हें पहले देख लिया, तभी आपको ये वीडियोस अच्छे से समझ में आएंगे। उसके बाद एक ट्रीटी हुई थी सिंधिया के साथ, सिंधिया की हार हुई थी और सिंधिया के साथ ट्रीटी की गई थी 1817 में, वो भी लॉर्ड हेस्टिंग्स के वक्त ही हुई थी। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेयोतवारी सिस्टम, जो हम लैंड रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल पढ़ चुके हैं, रेयोतवारी सिस्टम, वो जो लाया आया था आइडिया था थॉमस मुनरो का, थॉमस मुनरो ने लाया था, जो कि गवर्नर थे मद्रास में लाया गया था। तो थॉमस मुनरो गवर्नर ऑफ मद्रास 1820 में जो आया था रेयोतवारी सिस्टम, वो लाया गया था लॉर्ड हेस्टिंग के ही टाइम पे। ये चीजें भी, रेयोतवारी सिस्टम क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ, जिससे जो गवर्नमेंट होती है वो डायरेक्टली लोगों से टैक्स कलेक्ट करती है, रेवेन्यू कलेक्ट करती है, उसको रियोतवारी सिस्टम कहा जाता है। तो इतनी सब चीजें हेस्टिंग्स के टाइम पे हुई और ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा है। उसके बाद हम जो पढ़ते हैं वो आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो हम पढ़ते हैं वो होते हैं लॉर्ड एमहर्स्ट। लॉर्ड एमहर्स्ट जो थे ये 1823 से 1828 के बीच में गवर्नर जनरल रहे बंगाल के। इनके वक्त फर्स्ट बर्मीज वॉर लड़ा गया था। तो यानी आप देखोगे तो बर्मा जो था, बर्मा जिसको आज म्यांमार कहा जाता है, उनके साथ ब्रिटिश ने वॉर लड़ा था और वो लड़ा गया था लॉर्ड एमहर्स्ट के टाइम पे 1824 से 1826 के बीच में। हालांकि बर्मा वॉर पे क्वेश्चन आते नहीं है, बट किसके वक्त लड़ा गया था तो लॉर्ड एमहर्स्ट, ये आपको पता होना चाहिए। तो कैप्चर ऑफ भरतपुर हुआ था लॉर्ड एमहर्स्ट के वक्त 1826 में। अब मैं आपको ये बता दूं कि भरतपुर आज एट प्रेजेंट का है, तो एट प्रेजेंट भरतपुर राजस्थान में है। सो ये जो भरतपुर था वो भरतपुर अगला अलग से स्टेट हुआ करता था, उस पे अटैक किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने और ये भरतपुर को अपने कब्जे में ले लिया था इन द ईयर 1826। तो ये एक और इवेंट हुआ था लॉर्ड एमहर्स्ट के टाइम पे, जो कि थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सो ये सब चीजें यहाँ पे हुई लॉर्ड एमहर्स्ट के टाइम पे। भरतपुर भी उन्होंने अपने एरिया में अपने ही कंपनी रूल में शामिल कर लिया था, भरतपुर स्टेट को भी। तो ये सब चीजें यहाँ पे चली। तो इतने सारे जो है वो हमने यहाँ इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल जो थे उन्हें यहाँ स्टडी किया है। सो मैं आपको ये बता दूं कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आएंगे, फिर से एक बार बता दें, तो लॉर्ड क्लाइव से आएंगे, लॉर्ड हेस्टिंग्स वैरन हेस्टिंग्स से आएंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस से आते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली से आते हैं, लॉर्ड हेस्टिंग्स से आते हैं।
ओके। और तो ये सब लोगों के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बट जितने चीज़ें मैंने बताई उनके ऊपर सभी के ऊपर क्वेश्चन आने के चांस है, बट सबसे ज़्यादा इनके ऊपर जो मैंने आपको बताया। सो इस तरह से हमने ये टॉपिक कवर किया, जिसमें हमने सबसे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल देखे, रॉबर्ट क्लाइव को देखा, उसके बाद हमने वैनिस्टार्ट को देखा, कार्टियर को देखा, उसके बाद गवर्नर जो बंगाल थे उसको उनका नाम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया 1773 के एक्ट थ्रू। पहले बनते हैं वारेन हेस्टिंग्स, ये हमने देखा। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है ये वारेन हेस्टिंग होते हैं। सॉरी, यहाँ पे गवर्नर ऑफ बंगाल लिखा है, बट ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वारेन हेस्टिंग बनते हैं। उसके बाद हमने लॉर्ड कॉर्नवालिस को स्टडी किया, हमने सर जॉन शोर को स्टडी किया, हमने लॉर्ड वेलेस्ली को स्टडी किया, हमने सर जॉर्ज बारलॉ को स्टडी किया, हमने लॉर्ड मिंटो फर्स्ट को स्टडी किया, हमने लॉर्ड हेस्टिंग्स को स्टडी किया, और हमने आखिरी में लॉर्ड एमहर्स्ट को भी स्टडी किया। सो इस तरह से हमारा ये टॉपिक रहा, जिसके ऊपर प्री में क्वेश्चंस आते हैं गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल। सो इसके ऊपर आपको जितने एमसीक्यूज हो सके उतने आपको सॉल्व करते रहना है। उसके साथ साथ प्रीवियस जो टॉपिक था उसके एमसीक्यू हम अभी सॉल्व कर लेते हैं, जो हमें भेजे थे पूजा जी, विनीता जी, स्नेहल जी और साक्षी जी ने। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मेक एमसीक्यू चैलेंज क्या है। मेरा जो मेक एमसीक्यू चैलेंज है वो मेरा खुद का इनिशिएटिव है, जिसमें मैं आपको ये चैलेंज दिया है मैंने कि आपको मेरे कमेंट सेक्शन में, आज का जो लेक्चर होगा उसके कमेंट सेक्शन में कल का लेक्चर आने के पहले आपको आज ही उसके ऊपर एक क्वेश्चन लिखना है, और उसमें अपना नाम आपका नाम लिखना है, उसके नीचे क्वेश्चन बनाना है, खुद से 4 ऑप्शन रखना है। अगला जो लेक्चर रहेगा उसमें आपका जो क्वेश्चन है वो पब्लिश किया जाएगा विद योर नेम, और ये आपकी तरफ से एक हेल्प होगी सभी एस्पिरेंट्स को एमसीक्यू प्रैक्टिस में। और उसके साथ साथ आप एमसीक्यू अगर बना पा रहे तो आप एमसीक्यू सॉल्व करने में भी मास्टर बन जाओगे। सो आपको एमसीक्यू पे मास्टर बनाना, ये मेरा मोटिव है। सो आइए हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें विनीता विश्वास जी ने भेजा है। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें भेजा है वो विनीता विश्वास जी ने भेजा, और आज के जो क्वेश्चन रहने वाले वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था उससे रहने वाले। सो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो उसे देख ले, यहाँ पे उसकी लिंक दी हुई है, इस लिंक पे क्लिक करें और उसे देख ले, ताकि ये पूरे क्वेश्चन आप लोग सभी सॉल्व कर पाए। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमें भेजा है विनीता विश्वास जी ने। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द पॉलिटिकल पार्टी विच बिलीव्स इन मार्क्सिज्म लेनिनिज्म इज नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, द्रविड़ा मुन्नेत्रा खजागम, ये डीएमके, बहुजन समाज पार्टी। सो आपको ये इसका सही ऑप्शन बताना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमें विनीता जी ने भेजा है, और क्वेश्चन ये है, ऑफ द फॉलोइंग वेयर वाज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया फर्स्ट सेटअप? तजाकिस्तान, मेरठ, बॉम्बे, ताशकंद, अर्स्टवाइल इन यूएसएसआर। सो ये आपको इसका भी आंसर लिखना है, करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन विनीता जी, एक और। सो पहला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा, सेकंड भी बहुत अच्छा क्वेश्चन विनीता जी। थर्ड क्वेश्चन भी हमें विनीता जी ने भेजा, और क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिस्ट लीडर हु डिफेंडेड अ यूनाइटेड फ्रंट विद द कांग्रेस सो दैट kids struggle could be transformed in people's struggle। so ये कौन थे? तो फर्स्ट ऑप्शन है मुजफ्फर अहमद, सेकंड है पीसी जोशी, थर्ड है अबानी मुखर्जी, और फोर्थ है मानवेंद्रनाथ रॉय। सो आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन विनीता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें इतने अच्छे क्वेश्चन भेजे। अगला क्वेश्चन हमें भेजा है पूजा भारद्वाज जी ने। पूजा जी ने क्वेश्चन लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन रेफरेंस टू द पेशावर कॉन्स्पिरेसी केस 1920-1927 AD? It was for Indian working class. There were 5 cases which continued. Muhajirs had tried to sneak in India from Russia in order to start communist movement in India. CPI, Communist Party of India, branded it as a social fascist. और आप लोगों के ऑप्शन है A, B and D, B and C, B and D, all of the above। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूजा जी। पूजा जी ने एक और क्वेश्चन भेजा है, अमंग द फॉलोइंग हु वाज क्रिटिसाइज्ड एज एन एजेंट ऑफ एक्सेस पावर बाय इंडियन कम्युनिस्ट ड्यूरिंग फोर्थ फेज? नेहरू, एम.एन. रॉय, सुभाष बोस या फिर गांधी? सो बहुत अच्छा एक और क्वेश्चन पूजा जी। एक और क्वेश्चन में पूजा जी ने भेजा, और क्वेश्चन है, असर्शन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड, रीजन रशियन रिवॉल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ प्रोलेटरेट वर सोल रीजन। A and B are true, A and R are true, R is correct explanation of A and R are true but R is wrong explanation of A, both are false, none of the above। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूजा जी, और पूजा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें इतने अच्छे क्वेश्चन भेजे। अगला क्वेश्चन हमें भेजा है स्नेहल पिपरेवार जी ने, और क्वेश्चन है, विच पार्टी इज ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया? INC, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या फिर कम्युनिस्ट पार्टी? सो आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन स्नेहल जी।
अगला क्वेश्चन में स्नेहल जी ने भेजा है और क्वेश्चन है यूपीए स्टैंड फॉर यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस, यूनियन प्रोटेस्टेड अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। सो आपको ये इसमें से सही ऑप्शन चूज करना। और बहुत अच्छा क्वेश्चन स्नेहल जी आपके द्वारा। एक और स्नेहल जी ने एक और क्वेश्चन भेजा है, विच इज द प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा आफ्टर इलेक्शन ऑफ 2004? आईएनसी, बीजेपी, बीएसपी या सीपीआई? आपको इसके ऑप्शन चूज करना है। करेक्ट क्या है? तो बहुत अच्छा एक और क्वेश्चन स्नेहल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें इतने अच्छे क्वेश्चन भेजे। अगला क्वेश्चन हमें भेजा है साक्षी द्विवेदी जी ने, जो कि आखिरी क्वेश्चन रहने वाला है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इस टॉपिक से। और क्वेश्चन है, हु इज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड वेयर आर हेडक्वार्टर ऑफ सीपीआई? के सुब्बारायण और हैदराबाद, एम एन रॉय एंड बेंगलुरु, बिनॉय विश्वम एंड मुंबई, डी राजा एंड न्यू दिल्ली। सो ये आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन साक्षी द्विवेदी जी आपके द्वारा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी जी, आपने हमें इतने अच्छे एमसीक्यू पोस्ट किया। सो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया एक और बार, पूजा जी, विनीता जी, स्नेहल जी और साक्षी जी। सो इसी तरह आप लोग अभी क्वेश्चन सॉल्व करते रहे, सभी लोग एमसीक्यू सॉल्व करते रहे ज़्यादा से ज़्यादा। और इस लेक्चर के बाद जो अगला लेक्चर है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वो अभी आज ही अपलोड होने वाला है, आज इवनिंग में अपलोड होने वाला है। सो उसे देखना ना भूले। उसके साथ साथ अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। उसके साथ साथ आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरे पेजेस है श्रेयस बढ़िया एंड श्रेयस बढ़िया इंटरप्रिटेशन। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं श्रेयस बढ़िया द पीस लवर, ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है। श्रेयस बढ़िया @gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इस लेक्चर में बने रहे। अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, स्मार्ट वर्क करे, हार्ड वर्क करे, अपने हेल्थ का ख्याल रखे, हमेशा फिट रहे। इसी उम्मीद के साथ मैं श्रेयस बढ़िया आपसे अगले लेक्चर में मिलूंगा। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।